हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। हम अध्ययन कर रहे थे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में। ताम्र पाषाण काल से संबंधित एक पार्ट जो है आप देख चुके हैं। ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित दूसरा भाग है। इससे पहले वीडियो में आपने जाना कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति किसे कहते हैं, उसके विषय में जाना। इसके अतिरिक्त आपने पिछले वीडियो में जाना कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित और कौन कौन सी संस्कृतियां उस समय पर थी जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई थी या प्रचलित थी। इस क्लास के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृति थी उसके महत्व के बारे में, उसके क्या क्या महत्व थे। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बाद में हमारे जो स्थानीय जीवन होता है या सामाजिक जीवन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन से परिवर्तन हमको देखने को मिले, उन सभी के बारे में बिंदुवार चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति का महत्व। ताम्र पाषाणिक संस्कृति का महत्व, इसके संबंध में कहा जाता है या हमको अध्ययन करने पर यह देखने को मिलता है, जो ग्रामीण कृषक समाज आज हम देखते हैं, जो ग्रामीण कृषक समुदाय हमें आज दिखाई देता है, ये ताम्र पाषाण काल की ही देन है। सबसे पहले ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में ही जो भारतीय लोग थे या उस समय की जो भी जनता थी, उस समय का जो भी मनुष्य था, वो जो गांव में उसने खेती करना प्रारंभ किया था और छोटे छोटे समुदाय बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव, आधुनिक भारतीय समाज की नींव जो आज हम अपने वर्तमान समय का जो आधुनिक भारतीय समाज हम देखते हैं, जो ग्रामीण समाज हम देखते हैं, इसकी नींव भी ताम्र पाषाणिक काल में ही पड़ी थी। इसके अलावा आधुनिक कर्मकांड एवं आचार व्यवहार, ये भी ताम्र पाषाण काल की संस्कृति की ही देन है। आज जो भी हम क्या करते हैं, कर्मकांड, पूजा अर्चना या जो भी विधि विधान करते हैं हम, ठीक है, पूजा अर्चना के, ये सभी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में प्रारंभ हो चुके थे। ठीक है, इसके अलावा ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में आपने पढ़ा। ताम्र पाषाण अर्थात इस संस्कृति के समय में देखिए पत्थर के औजार जो बनते चले आ रहे थे वो पुराने समय से ही चलते आ रहे थे। पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन सभी में जो है पत्थर के औजारों का प्रचलन तो था ही। और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जब आई थी तो यहाँ पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था यहाँ के लोगों ने। तो सूक्ष्म पाषाण औजारों के साथ साथ सूक्ष्म पाषाण यानी छोटे छोटे पत्थरों के औजारों को तो वो यूज करते ही थे, इसके साथ साथ इस संस्कृति में उन्होंने तांबे के औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तांबे के औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब यहां से आप ये गैस कर सकते हैं कि जब तांबे या कोई भी मेटल है, तांबा भी एक मेटल है, तो जब तांबे से कोई भी चीज बनाई जा रही है, तांबे से किसी चीज का निर्माण किया जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि उस समय के जो लोग थे, उस समय का जो समाज था, उस समय का जो मानव था, कम से कम तांबा पिघलाने की कला के बारे में जरूर सीख चुका होगा, क्योंकि बिना मेटल को पिघलाए आप उससे कोई भी दूसरी चीज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि तांबा पिघलाने की कला का ज्ञान भी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के लोगों को हो चुका था। इसके अलावा इसी संस्कृति में चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सबसे पहले किया गया। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सबसे पहले किया गया। अच्छा, इससे पहले भी मृदभांड आपको नव पाषाण काल में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सादा थे, सिंपल तरीके के मृदभांडों का उपयोग किया जाता था। लेकिन ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में जो मृदभांड खुदाई या उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं, उनमें एक विभिन्न प्रकार की, एक विशेष प्रकार की उन पर डिजाइन या कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम चित्रित मृदभांडों के नाम से जानते हैं। ठीक है, मृदभांड जिन्हें लोग खाना बनाने, खाना स्टोर करने के लिए या खाना खाने के लिए जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जिन पॉट्स का, जिस पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था, वही मृदभांड कहलाते थे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि चित्रित मृदभांडों का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा जो कायथा संस्कृति के बारे में आपने पढ़ाई है, एरण जो एमपी में पड़ता है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कायथा एवं एरण एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव। ठीक है, यानी कायथा जो मध्य प्रदेश में है, एरण ये भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा में जो इनाम गांव का आप नाम आता है, ये तीनों जगह पर जो बस्तियां मिली हैं, मानव की जो बस्तियां मिली हैं, उनकी सारी की सारी किलेबंदी देखने को मिलती है।
यानी जो बस्तियां हैं जहां पर लोग रहते थे, जहां पर लोगों का समुदाय रहता था, तो इन 3 जगहों के बारे में जब बात की जा रही है कि कायथा, एरन और इनाव गांव, यहाँ पे जो बस्तियां मिली हैं वो सारी कैसी हैं, पूरी बाउंड्री वॉल से घिरी हुई हैं, किले बंद हैं, ठीक है। तो ये एक नई चीज यहाँ से देखने को मिलती है। धर्म के द्वारा सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। धर्म के द्वारा सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, यहां सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का अर्थ क्या है? कल या पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ताम्र पाषाण काल से संबंधित और कौन कौन सी संस्कृतियां थी। आहट संस्कृति थी, सालवदा संस्कृति थी, मालवा संस्कृति थी, जोरबे कल्चर था। ये सारी जो संस्कृतियां थी ये ताम्र पाषाण काल से ही जुड़ी हुई थी। तो यहां से एक जो है कनेक्शन देखने को मिलता है, वो क्या है कि धर्म का प्रचलन लगभग सभी संस्कृतियों में हो चुका था। इसका जो है हमें प्रमाण कहां से मिलता है, क्योंकि इनकी खुदाई के दौरान हमें क्या मिलती है, मातृ देवी और वृषभ की पूजा प्रचलित थी। यानी ये कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ से हमें मातृ देवी और भैंसे की या वृषभ की जो हमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो इनसे हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय के जो लोग थे वो उनका जो पूजा अर्चना में उनका जो ध्यान था वो प्रारंभ हो गया था। यानी यहाँ के लोग जो थे वो पूजा और पाठ उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो यहाँ से जो मातृ देवी की और वृषभ की मूर्ति मिली, इससे पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो मूर्ति मिली है मातृ देवी और वृषभ की एक संयुक्त मूर्ति मिली है कच्ची मिट्टी की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मातृ देवी और वृषभ को लोग पूजते होंगे या उनकी पूजा की जाती रही होगी। बड़ी संख्या में अग्निकुंड मिले हैं, इसी संस्कृति से संबंधित बड़ी संख्या में अग्निकुंड मिले हैं, जिनसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर अग्नि पूजा भी होती होगी। यानी अग्नि पूजा के प्रमाण भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति में देखने को मिलते हैं। सोने के आभूषण, हालांकि सोने के आभूषणों के बारे में कहीं और से हमको जो है साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ताम्र पाषाण काल से पहले किसी मेटल के बारे में ज्ञान नहीं था। वहां पर जितनी भी चीजें बनाई जा रही थी वो सब पत्थर की बनाई जा रही थी, पत्थर के औजार थे, ठीक है। जितने भी थे वो पत्थर के सिस्टम बनाए जा रहे थे। लेकिन ताम्र पाषाण काल में हमको प्रवेश करने पर यह पता चलता है कि पत्थर के साथ साथ तांबा धातु का भी प्रयोग किया जाने लगा, और तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु थी। इसके साथ साथ यहाँ पर इसी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में एक प्रमाण मिलता है सोने के आभूषणों का, सोने के आभूषणों का, यानी तांबे के साथ साथ सोने का भी यहाँ पर पता चलता है। और वो मात्र एक ही जगह से पता चलता है, वो है जोरबे संस्कृति से। केवल जोरबे संस्कृति से संबंधित जितने स्थल हैं वहां पर हमें सोने के आभूषणों के प्रमाण मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाधान, यानी लोग जब मृत हो जाते थे, व्यक्ति जब मृत हो जाता था तो उसको क्या किया जाता था, उसके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती थी, समाधान किया जाता था उसका। तो यहाँ जो समाधान देखने को मिलता है वो 2 तरीके से देखने को मिलता है। एक आंशिक समाधान देखने को मिलता है और एक पूर्ण समाधान देखने को मिलता है। आंशिक का अर्थ क्या है कि जो आंशिक समाधान यहाँ की संस्कृति में लोग करते थे, वहां पर व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के बाद में उसकी पूरी अस्थियों को नहीं मतलब यूज किया जाता था समाधान में। और पूर्ण समाधान का अर्थ क्या है, पूर्ण समाधान में उसकी समस्त जो भी आदमी को जला देने के बाद में जो भी उसकी राख बचती है उसको कलश में इकट्ठा करने के बाद उसको अपने घरों में ही फर्श के नीचे दबा दिया जाता था। इसके बारे में पूर्व में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ जो समाधान है वो भी एक आंशिक और पूर्ण समाधान के रूप में अलग अलग रूप से समाधान पद्धति के बारे में पता चलता है। तो जो आंशिक समाधान है वो पूर्वी भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया के जितनी भी जगह हैं वहां पर आंशिक समाधान की प्रथा जो है हमें देखने को मिलती है या खोजबीनों के बाद में हमें पता चलती है। और जो पूर्ण समाधान की प्रक्रिया थी वो पूरे पश्चिम भारत में देखने को मिलती है। आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो समाधान की प्रक्रिया प्रचलित थी वो 2 तरह से थी, एक आंशिक समाधान और एक पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान में मृतक की सारी हड्डियों को जो है कलश में इकट्ठा नहीं करते थे, ठीक है, उसके कुछ हिस्से लिए जाते थे। और पूर्ण समाधान में मृतक की समस्त हड्डियों एवं उसकी जो भी एसेज होती थी उसको इकट्ठा करके कलश में बंद करके फर्श के नीचे गाड़ देते थे, ठीक है। तो ये हो गया आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान पूर्वी भारत में और पूर्ण समाधान पश्चिम भारत में। ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के बारे में वैसे मैंने कल चर्चा करी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ताम्र पाषाणकालीन स्थल 2 से 3 स्थल मैंने यहाँ पे लिए हैं जो कि अक्सर करके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है।
तो इनाम गांव का नाम आता है। इनाम गांव कहां से रिलेटेड है? ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या मिलता है? गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य। गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? इनाम गांव से, जो कि कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा नेवासा भी महाराष्ट्र में स्थित है। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि नेवासा से ही सबसे पहले पटसन का प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है। पटसन का जो पहला साक्ष्य है, पहला प्रमाण है, वो कहां से देखने को मिलता है? नेवासा से। और नेवासा कहां पे है? महाराष्ट्र में। और यहां से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि किस काल की संस्कृति में पटसन का प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है और किस स्थान पर देखने को मिलता है। तो हम ऐसे बोलेंगे इसको कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहां से हमें पटसन का प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आता है ताम्रवती, जिसे तांबुवती भी कहते थे। ताम्रवती यानी तांबे वाली जगह, इसके बारे में कल बात की थी हमने। ठीक है, लेकिन जो ताम्रवती है ये राजस्थान में पड़ता है। यहां से क्या मिला है हमको? काले मृदभांड मिले हैं और सफेद रैखिक चित्रों से इनको सजाया गया है। काले मृदभांड है, काला कलर पूरा, मतलब जो मृदभांड है, पॉट है, पूरा बर्तन है, वो काले कलर के हैं, लेकिन इनकी जो सजावट की गई है, इनको डेकोरेट किया गया है, वो व्हाइट कलर से इनको डेकोरेट किया गया है। तो ये कहां से मिलते हैं? ताम्रवती से। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस था उसके बारे में कल बता चुका हूं, दायमाबाद, जिसके बारे में हम अक्सर करके प्रश्न पूछा जाता है। दायमाबाद से क्या क्या मिला था? रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति मिली थी, गेंडा मिला था, एक हाथी मिला था। ठीक है, ये सब कहां से मिले थे? दायमाबाद से मिले थे। ठीक है, और वो सभी जो थे क्या कहते थे? वो तांबा मेटल के बने हुए थे। और तांबा मेटल भी कैसी थी? ठोस। ठीक है, ठोस तांबे के मूर्तियां मिली थी। और रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति, गेंडे की मूर्ति, ठीक है, एक हाथी की और एक भैंसे की जो मूर्ति मिली थी वो ठोस तांबे की बनी हुई थी। वो कहां से मिली? दायमाबाद से, आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लौह युग के बारे में। ताम्रपाषाण काल के समाप्त होते होते ग्रामीण बस्तियां बस चुकी थी। ग्रामीण बस्तियां बस चुकी थी, क्योंकि इसके बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से ही ग्रामीण कृषक समुदाय की नींव पड़ी थी। तो हम यह बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ताम्रपाषाण काल का अंत होता चला आता है, उसके अंत होने से पहले ही यहाँ पर जो है बस्तियां बसाई जा चुकी थी। लेकिन लौह युग की बात करें, लौह युग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो लौह युग आने से पहले और ताम्रपाषाण संस्कृति के खत्म होने से पहले जो बीच वाला जो टाइम पीरियड है, वहां तक जो है बस्तियां पूरी तरह से बसाई जा चुकी थी। लेकिन उनकी जो संस्कृति थी, भौतिक संस्कृति थी, उनकी जो फिजिकल कल्चर था, उसमें परिवर्तन कब हुआ? जब लोहे का जो है आगमन होता है, लोहे के बारे में उनको जब पता चलता है, तो उनकी भौतिक संस्कृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न उठता है कि लोहे का सर्वप्रथम प्रमाण हमको कहां से मिलता है? लोहे का सर्वप्रथम प्रमाण हमको कहां से मिलता है? अगर ये बात करें विश्व के संदर्भ में या अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो अगर विश्व के संदर्भ में बात करें, हम विश्व के संदर्भ में बात करें, तो जो लौह युग का यानी आयरन एज का जो प्रारंभ माना जाता है, वो लगभग 1300 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। विश्व के संदर्भ में अगर लौह युग का आरंभ माने तो लगभग 1300 ईस्वी पूर्व में लौह युग का आरंभ माना जाता है। वहीं अगर भारत की बात करें कि भारत में लोहे का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? भारत में जो लोहे का प्रथम साक्ष्य मिलता है वो मिलता है 1000 ईस्वी पूर्व में। 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा, और एटा में एक स्थान पड़ता है अतरंजी खेड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत के संदर्भ में लोहे का प्रथम प्रमाण कहां देखने को मिलता है? 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे का प्रथम जो है साक्ष्य देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतेगा, ये काफी पुरानी बात है, जब प्रारंभ में उत्खनन हुए थे, प्रारंभ में खोजबीन के कार्य चले थे, धीरे धीरे समय बीतता गया, खोजें और हुई, उत्खनन कार्य और हुए, तो उसके बाद में ये बात की चीज है कि सोनभद्र जिले में राजा नल, आपने राजा नल का नाम सुना होगा, राजा नल के जो भी खंडर थे, अवशेष, ध्वंसावशेष, जो भी कुछ बचा है वहां पे, उस जगह की खुदाई की गई, उसके टीलों की खुदाई की गई, तो वहां से पता चला कि उसके जो आसपास के क्षेत्र थे, राजा नल जहां पे शासन करता था, उसके आसपास के क्षेत्र थे प्राचीन काशी या वाराणसी के जो क्षेत्र थे, इसमें जो लोहे का इस्तेमाल है वो 1500 ईस्वी पूर्व में भी होता था।
हमने बात की थी भारत के संदर्भ में यानी विश्व के संदर्भ में जो लोहे का प्रमाण मिलता है वो 1300 ईस्वी पूर्व के समथिंग मिलता है। और भारत के संदर्भ में अगर लोहे के साक्ष्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन उसके बाद में कालांतर में समय बीतता गया और अच्छी तरीके से इनकी खोजबीन चली और इनके मतलब उत्खनन कार्य हुए, तो हमें पता चलता है कि राजा नल के टीलों को या उसके स्थलों की खुदाई करने के बाद में उसके जो आसपास के क्षेत्र थे उसमें क्या होता है, लोहे के प्रमाण मिलते हैं। और जब उनकी जानकारी ली जाती है और उनको मतलब कार्बन डेटिंग के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा उनको खोजा जाता है कि ये जो साक्ष्य हमको मिले हैं ये कितने पुराने हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि लोहे का प्रयोग उस समय भी होता था, यानी लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के समय भी लोहे का प्रयोग होता था। तो इससे जो पुराना वाला मत था कि भारत में जो लोहे का साक्ष्य था वो 1000 ईस्वी पूर्व के करीब आया, तो उसको क्या मिलेगा, उसको उसमें एक डाउट उत्पन्न हो गया। ठीक है, यानी जो उसका जो काल समय था उसका जो कितना था 1000 ईस्वी पूर्व था, उसको 500 ईस्वी पूर्व और आगे ले जाया गया, 500 ईस्वी पूर्व और पुराना कर दिया। यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व तो हमें पता ही था, लेकिन हमें पता चला कि उस समय से पहले भी लोहे का प्रयोग किया जाता रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, हमने पूरा पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल का वर्णन करते हुए हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद में ताम्र पाषाण काल और थोड़ा सा हमने जाना लौह युग के बारे में। तो ये चैप्टर जो है आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा इस पूरे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी एक वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद में आपका स्टार्ट हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, यहाँ भी मुझसे भी गलतियां हो जाती होंगी, तो आप अगर उन गलतियों के बारे में मुझे बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं इस चीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।